हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा आपकी हिंदी टीचर स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल पर। बेटा, ये एक ऐसा चैनल है जिस पर आप 6 to 12 स्कूल की शिक्षा एकदम फ्री पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री, जहां पर कभी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। याद रखिएगा, तो बने रहिएगा हमेशा हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। लास्ट वीडियो में हमने देखा, कृतिका हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहला चैप्टर माता का आंचल, लिखा था शिव पूजन सहाय जी द्वारा। ठीक है, पाठ का सार देखा, साथ ही साथ ममता की छांव के तले लेखक ने स्वयं को किस तरह से जाना, समझा और अपने आप को माना। बहुत सारे वाक्य जो कि उनकी जीवन में हुए, जो भी घटनाएं थी, खेल खिलौने, पिताजी के साथ उनका संबंध, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, सब कुछ उन्होंने हम सबके साथ साझा किया। आज हम माता का आंचल कृतिका का चैप्टर 1 उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अर्थात पाठ्य पुस्तक के ही जो पीछे दिए रहते हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आशा करती हूं जो भी प्रश्न आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और आपकी बुक में देखेंगे, उस प्रश्न को पहले आप अच्छे से समझेंगे। जब प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर हम स्वयं अच्छे से देने योग्य हो जाएंगे। और जब उत्तर हम दे देते हैं तो हम परीक्षाओं में घबराते नहीं हैं, हमें डर नहीं लगता है कि अब क्या करें, और पता चलता है कि अब जो भी साल भर पढ़ाई नहीं की अब 4 दिनों में कर लें, तो ये तो असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम 10 दिन तक भूखे रहकर 1 दिन में 10 दिनों का भोजन कर लें? नहीं ना। तो फिर हम ये उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि हम साल भर पढ़ाई ना करें और परीक्षाओं के दिनों में दिन रात मेहनत करेंगे और पढ़ाई कर लेंगे? असंभव है। अपनी दिनचर्या में सामंजस्यता, तालमेल बिठाए रखिएगा। साल भर हमेशा वीडियोस देखते रहिएगा, है ना, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा। जो भी समझ में ना आए अच्छे से देखिएगा, फिर से ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको परीक्षाओं में कोई भी मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर कि लेखक ने क्या पूछा है हमसे। तो पहले समझेंगे प्रश्न, फिर करेंगे उत्तर की चर्चा। ओके, पहला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है कि पिताजी के उनके साथ इतना अच्छा जुड़ाव था, बहुत अधिक वो उनके पास थे, करीब थे, लेकिन फिर भी जब उन पर विपत्ति आई, संकट आया, तो वो मां के पास ही रहे। पिताजी के कहने पर भी लेखक मां के पास नहीं गए। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्योंकि वो मां को प्यार करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मां का आंचल ही दुनिया के सारे संकटों से बचा सकता है। आइए देखते हैं। यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, बल्कि उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ प्यार की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और मां की गोद की आवश्यकता थी। उसे अपनी मां से जितनी कोमलता मिल सकती थी, उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट में बच्चे को मां या नानी याद आती हैं, बाप या नाना नहीं। मां का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का कार्य करता है। कोई दवा जहां पर उपयोग या प्रयोग या कार्य में सफल या मतलब इलाज नहीं कर सकती है, वहां मां का लाड़, दुलार और वात्सल्य कार्य कर देता है और सफल भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आया, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए थे? बताइए। आप यदि आप कभी गुस्से में हो, कभी मम्मी आपको डांट दें और अचानक से आपका फ्रेंड आवाज दे नीचे से या घर के बाहर से, रोहित, रौनक, जहीर, सलमान, कहाँ हो? तुरंत हम सारा गुस्सा और सब कुछ छोड़कर आ रहा हूं और तुरंत हंसते हुए भाग जाएंगे और वहां पर खेलने भी लगता है। होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। देखिए, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। कोई भी बालक जो उनकी हम उम्र रहते हैं, उनके साथ खेलने कूदने में उन्हें आनंद आता है, वे स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है, वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है।
बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यस, साइकोलॉजी के अनुसार भी ये कहा गया है कि अपने फ्रेंड्स के सामने रोने से हम हिचकिचाते हैं, हम थोड़ा सा शाय या शर्म आती है हमें लगता है कि नहीं कोई क्या कहेगा, इसलिए हमें नहीं रोना है। तो हम अपने मित्रों के सामने ना रोते हैं और ना ही सिसकते हैं या ना कुछ इस तरह की दुख प्रकट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल गए थे, ठीक है। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी ना किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। यदि आपको अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिएगा। जैसे यहां पर आए, कोड़ा बादाम छाई पीछे देखो मार खाई, ये कुछ उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूं आपके सामने। या फिर चूहा भाग बिल्ली आई बच्चे अपने साथ लाई, कोई भूरा कोई काला कहलाती है शेर की खाला। खाला अर्थात मौसी, बिल्ली को शेर की मौसी कहते हैं ना, सुना होगा ना आपने। तो ये कुछ उदाहरण है जो बच्चे खेल खेल में प्रयोग में लाते हैं, इनको कहते कहते खेलते जाते हैं। कोड़ा बादाम छाई आपने देखा है ना, किस तरह से बच्चे गोल गोल सर्किल में बैठ जाते हैं और इस तरह से सर्किल बनाकर बैठ जाते हैं, यहाँ बैठे और उनके पीछे एक कोड़ा, कोड़ा। बहुत से बच्चे कहते हैं घोड़ा बादाम छाई, वो घोड़ा नहीं है, वो कोड़ा है, कोड़ा, ठीक है। किसी भी रुमाल का या किसी चीज का कोड़ा बना लेते हैं और उसके बाद फिर कोड़े को लेकर भागे जाते हैं और चुपचाप से किसी के पीछे वो रख दिया जाता है। यदि उसके आते आते उसने ये नहीं देखा कोड़ा तो उसको उसी कोड़े से बहुत पिटाई पड़ती है, ठीक है। और यदि उसने तुरंत देख लिया तो वो जो रख कर जाता है कोड़ा, वो उसको मारने के लिए भागता है। तो इस तरह के गेम्स होते थे जो हमने भी खेले हैं, बहुत मजे आते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ गेम्स हैं जो यहाँ पर। आप बताइए, क्या आप कोई ऐसी कहावतें बोलते हैं खेलते समय? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, फिर 100 में लगा धागा और चोर निकल के भागा। ऐसे खेल खेलते हैं ना, या सिर्फ वीडियो गेम्स में ही लगे रहते हैं? खेला कीजिए, घर के बाहर जाकर भी खेला कीजिए, जिससे हम फिजिकली फिट रहते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न थी? भोलानाथ के खेल याद है ना? पत्तों की पूरियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, जो जस्ता रहता था टिन, उसके पत्ते, उसके सिक्के या पैसे बनते थे, और कभी वो हल जोतने का काम करने लगते थे, कभी मंडप बना लेते थे। तो ये उनके खेल हुआ करते थे और दिन रात, मतलब उन्हें पता ही नहीं रहता था समय का कि कब सुबह से शाम हो गई। जब घर से बुलावा आता या उनके पिताजी आते तब वो खेल खत्म करते थे, या फिर उनके पिताजी जब बीच में टोक दिया करते थे कि भोलानाथ खेती कैसी रही, फसल कैसी रही, और बताओ क्या कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे बिल्कुल शर्मा के और वहां से खेल वेल सब बंद करके भाग जाते थे। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेल की सामग्रियों में कल्पना से भी अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे। आत्मीय संबंध मीन आत्मा से संबंध, ठीक है, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय भी नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी, खरीदा नहीं जाता था। मैं अपनी बात बताऊं बेटा, जब हम छोटे छोटे थे ना, हम भी मिट्टी के ट्रैक्टर या जीप बनाया करते थे, मिट्टी के बहुत सुंदर से घर बनाया करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि एक बार बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बनाई थी, हम दीदी और सब खेलते थे, क्योंकि मैं घर में छोटी थी तो मुझे वो खिला लेती थी कभी कभी। 2 मंजिला बिल्डिंग बनाई थी, यहाँ पर चढ़ने की सीढ़ियाँ भी थी, इस साइड से 2 भाइयों की 2 मंजिल बिल्डिंग थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे गेट लगे थे, दिवाली होती थी तो उसको सजाया जाता था। दूसरे घर में भी दूसरी मंजिल पर भी गेट लगे थे। तो इस तरह से मिट्टियों के खेल खिलौने बनाते थे, घर बनाते थे और इस तरह से खेलते थे। ओके, और उस समय का जो वातावरण था वो इतना स्वतंत्र और इतना स्वच्छंद था कि किसी चीज का, जैसे बच्चों को जैसे अभी नहीं सुनते हैं हम कि अपहरण हो जाते हैं, बच्चों को यहाँ वहाँ से अकेले नहीं जाना है, तो ये सब नहीं था। खास तौर से ग्रामीण माहौल बहुत अच्छा था।
घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना भी नहीं होती थी। कोई ऐसे खेल नहीं होते थे जिनसे कि बच्चों की क्षति या बच्चों को कुछ हानि पहुंचे। आराम से घर में जो अनुपयोगी वस्तु रहती थी उनसे ही उनके खेलने की सामग्रियां बन जाती थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक, है ना, बुद्धि की उपज थी कि आज हम ये खेलें, चलो ठीक है, आज गुड्डा गुड़िया वाला खेल खेलें, हाँ चलो खेलते हैं। आज गुड्डा गुड़ियों का विवाह रचाएं, हाँ रचाते हैं। आज खेती वाला खेल खेलें। इस तरह से खेल खेलते थे। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री, ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। बच्चे बड़े, मम्मी हमेशा कहती हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, तो हम क्या करें? कैसे खेलें? हमें कभी तो स्वतंत्र छोड़िए। छोड़ेंगे बेटा, छोड़ेंगे जब हमें आप पर भरोसा हो जाएगा कि हाँ आप अपनी सुरक्षा का दायित्व स्वयं लेते हैं, अपने आप को हानि नहीं पहुंचने देंगे, तब हम माता पिता आपको स्वतंत्रता देंगे। ठीक है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती थी, अतः स्वच्छंदता नहीं होती है। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता है। आजकल प्लास्टिक के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने, इन सब में ही व्यस्त रहते हैं। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। क्या कोई ऐसी बात, क्या कोई ऐसी घटना याद है जो आपको बिना किताब के देखे याद हो गई हो कि हाँ मुझे वो याद है मैडम, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताइए? पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ गया था, है ना, और किस तरह से सारे बच्चे गिरते पड़ते भागे और मां की गोद का सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। अब तो अक्सर समय नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूंगी, आग्रह करना चाहूंगी कि अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार बनाएं, ताकि वे आपके मन से जुड़ें और साथ ही साथ अपने मन की बात आपको बताएं। ठीक है। बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है ना। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। सन 1929-30, ठीक है, 1929-30 की ग्राम्य अर्थात ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? सन 1929-30 से आज के क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? आज इस अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वो संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती है। आज ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। क्या क्या नहीं दिखाई दिए हैं और क्या क्या दिखाई देते हैं? आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। पहले घर हुआ करता था, बड़ा सा आंगन हुआ करता था, घर के आंगन के बाहर, घर के बाहर एक चबूतरा हुआ करता था जहां आसपास से आकर लोग शाम के समय, ठंडक के समय बैठ जाते थे, वार्तालाप किया करते थे। लेकिन अब वह सब समाप्त हो गया है क्योंकि हम फ्लैट्स में सीमित हो गए हैं। ठीक है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। पहले संयुक्त परिवार अर्थात ज्वाइंट फैमिलीज रहा करती थी, सब मिलजुल कर खेला करते थे, परंतु आज संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है, सिंगल फैमिली। ठीक है। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल भी बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से भी रोकते हैं। होड़ सी हो गई है आजकल, खेल की भी, खिलौने की भी। बहुत महंगे महंगे खिलौने बाजार में बिकने लगे हैं। तो जिनके पास धन है वो अपने बच्चों को वो खिलौने दे देते हैं लाकर, लेकिन जिनके पास
अपना जीवन यापन करने के लिए ये धनराशि है, वे उन खिलौनों को नहीं देते हैं। तो जब उनके पास वे खिलौने नहीं रहते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को उन बच्चों के साथ खेलने से या उनके साथ जाने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे को बड़ा अजीब सा हीन भावना आएगी कि उसके पास तो ये खिलौना है, मेरे पास नहीं है। इसलिए जो मिलजुल कर खेलने जैसा कार्य था वो अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। धूल में मत जाओ, धूप में मत जाओ, धूल में गंदे हो जाओगे, धूप में काले हो जाओगे। जबकि हमें हर एक प्राकृतिक जो साधन है या प्रकृति में जो है उनका आनंद तो अवश्य उठाना चाहिए। जब हम सर्दी, गर्मी, बरसात सारे मौसमों को सहेंगे ना तो हम मजबूत बनेंगे और इतना अधिक हमारा जो अंदरूनी शक्ति है वो विकसित हो जाएगी, जिससे कोई भी बीमारी हम पर एकदम से हावी नहीं होगी, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में कैद रहने लगे हैं, अर्थात फ्लैट्स में रहने लगे हैं। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो इतने खुले खुले बड़े बड़े घर हुआ करते थे और आज जब फ्लैट्स में कैद हो गए हैं तो पड़ोस और पड़ोसियों से जो संबंध रहा करते थे वो भी सीमित हो गए हैं। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि व्यस्तता ही बढ़ गई है। किसी को दोष नहीं देंगे, समय ही ऐसा है, समय की भागदौड़ ही ऐसी है। लेकिन फिर भी हमें उस समय में से बहुत अधिक विशेष जो बहुत मूल्यवान समय है उस समय को निकालना होगा। और बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अपने बचपने को जी भर के जी लीजिए। बचपना है अभी, इसको बड़ा होकर अभी से बड़े होने की कोशिश मत कीजिए कि अरे मैं तो बड़ा हूं, मैं तो बड़ा हूं। बेटा, ये जो जीवन काल है ना चला जाता है, फिर कभी लौट कर नहीं आता, बड़े तो होना ही है ना, बचपना तो जी लीजिए। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आपको एक बार मैंने कहा था ना, उत्साह कविता जब हम पढ़ रहे थे क्षितिज की, कि बादलों से संबंधित आपको कविता लिखनी है। क्या आपने लिखी? यदि नहीं लिखी तो लिखिए। दूसरा आया था पाठ 4 जो था हमारा, पाठ 4 में भी आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपने ऊपर 5-7 पंक्तियां लिखिए। लिखी? यदि नहीं लिखी तो लिखने का प्रयास कीजिए, अपनी कथा आत्मकथ्य लिखिए। अब यहां पर आया है कि आपने ये चैप्टर सुना, पढ़ा, अपनी पुस्तक में भी देखा, तो आपको अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा है ना। और छोटे, जब आप क्लास 1 में होंगे, 2 में होंगे या कभी नर्सरी में होंगे, नर्सरी की तो याद नहीं होगी, क्या क्या याद आता है वो आप लिखेंगे कि मैं जब छोटा था तो एक बार मैं पलंग से गिर गया था, कुछ भी हो सकता है, या फिर एक बार मम्मी ने मुझे धीरे से मारा था और मैं रोने लगा था और पता नहीं क्या क्या हुआ था। बहुत सारी ऐसी घटना है। एक बार मैंने सपना देखा था और मुझे लगा था कि वो हकीकत है, जब आंख खुली तो मैं खूब रोते हुए उठा कि मेरे खिलौने कहाँ हैं, मेरे खिलौने क्या हैं। कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको अपने अनुभव स्वयं लिखना है, इसलिए इसका उत्तर मैं आपसे चाहती हूं। ठीक है, छात्र स्वयं करेंगे अपने अनुभव से। यहां माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, व्यक्त, प्रकट। ओके, माता पिता का किस तरह से अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य प्रकट हुआ है। पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाकर उसे कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछे पकड़ने पर बनावटी रोना रोना, नाटक और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ ही वो हो रहा है। जीवंत लगता है मतलब हम भी उसमें आ जाते हैं, हमें लगता है ये हमारे साथ की ही घटना है या हमारी ही घटना है। ठीक है, माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, उपटना, शिशु का श्रृंगार करना, शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर देना, ये तरह तरह के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना। वहां के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको वो चिढ़ा रहे थे और किस तरह से मूसन तिवारी ने विद्यालय में जाकर शिकायत कर दी थी और फिर भोलानाथ को भी अच्छी खासी डांट पड़ी थी शिक्षक से, है ना।
अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव की या बाल्यावस्था की याद दिलाते हैं। याद आया कुछ? हाँ, कुछ याद आया कि हाँ मैं एक बार ये हुआ था, एक बार तो मैं नीचे देख रहा था और मुझे लगा कि मैं यहीं से बहुत छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कौन है ये, चींटियां हैं क्या? फिर मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो मम्मा ने तुरंत मुझे कहा कि नहीं नहीं नहीं, नीचे, यहां से नीचे नहीं जाया जाता, नीचे जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लिया जाता है। ठीक है, बच्चा कुछ नहीं जानता है, बच्चे का ध्यान हमें बहुत रखना होता है। तो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, या आपके जो छोटे भाई बहन हो, उनके आप बड़े भाई बनकर, बड़ी बहन बनकर उनकी सुरक्षा का ध्यान भी रखिएगा बेटा, है ना। जिम्मेदार रिश्तों के साथ हमें बंधे रहना है हमेशा। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी बताइए। क्या जो शीर्षक दिया है वो सही है? आपको लगता है कि पाठ के पढ़ने के बाद आपने पाठ पढ़ा है ना, और अभी तक हम इतने सारे प्रश्नों के उत्तर भी समझ गए हैं, तो जो शीर्षक रखा है वो सही है या आप अपनी तरफ से कोई अन्य शीर्षक भी देना चाहते हैं? इस पाठ के लिए माता का, देखिए यहां पर लिखा है कि इस पाठ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता का आंचल ही शीर्षक होता, इसके स्थान पर बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, मां का वात्सल्य, या फिर इस तरह से माता का आंचल, इन तीनों में केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। इसमें देखिए जो माता का आंचल है वो माता के वात्सल्य को ही अंकित करता है या स्पष्ट करता है, जबकि इसमें पिता के लाड़ प्यार को भी दर्शाया गया है ना, मित्रों के साथ उनके खेल और बहुत सारी चीजों को भी दर्शाया गया है। तो हमारे अनुसार मेरा शैशव, ये जो शीर्षक है मेरा शैशव, शैशव मीन्स बाल्यावस्था, शैशव अच्छा शब्द है, ठीक है, शिशुकाल। तो यदि मेरा शैशव आएगा तो उसमें ना केवल मां बल्कि पिता के लाड़ प्यार या जो मित्रों के साथ हम खेलते हैं उसको भी शामिल किया जा सकता है। तो आप भी अपने तरीके से, अपने विचारों के अनुसार एक नया शीर्षक देने की कोशिश कीजिएगा, और क्यों आप वो शीर्षक दे रहे हैं वो भी बताइएगा। ओके, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बताइए। शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है। बच्चे जब जिद करते हैं, नहीं नहीं मम्मा मुझे चाहिए 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 मुझे चाहिए, और रोने लगते हैं, तो अब पापा को गुस्सा जाती है, कैसा बच्चा है, जब देखो जब जिद करता है। तो मम्मी कहती है दिला दो ना, क्या हुआ, बच्चा जिद नहीं करेगा तो हम जिद करेंगे। इस तरह से माँ पिता को समझा देती है। दूसरा, शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति, दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब डिफरेंशिएट या अंतर निकालना मुश्किल होता है कि माता पिता बच्चे से प्रेम करते हैं या पिता माता पिता, जो बच्चा है वो माता पिता से प्रेम करता है, इसलिए दोनों का प्रेम बना है। दोनों, बच्चा भी अपने माता पिता से बहुत अधिक स्नेह करता है ना। और बच्चा अर्थात बच्चा, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो हम बच्चे नहीं हैं। हम कितने भी बड़े या कितने भी उम्र दराज क्यों ना हो जाएं, हम अपने माता पिता के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ठीक है। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं, अपने प्रेम को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कभी गोद में आकर, कभी यूं ही गले लग जाया करो मम्मी के, कभी जाकर कहा कि मम्मा मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, कह दिया करो, है ना। कुछ कुछ बातें होती हैं जो कह देना चाहिए। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कहने से क्या होगा, लेकिन बेटा हमें हमेशा लाइफ को, जीवन को हंसते खेलते बिताना है। कभी ऐसे बोझिल से, मुरझाए हुए से नहीं रहना है। और हम जिससे स्नेह करते हैं, जिसका आदर करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसको कह दीजिए, क्या पता ये समय लौट कर ना आए, क्या पता क्या कभी आता ही नहीं, और ये पल जो कि हमारे मस्तिष्क में इतने अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो कल हो ना हो। तो जो भी आपके मन में आता है वो कह दीजिए। किसी को आप स्नेह करते हैं तो कह दीजिए, बेटा आप बहुत प्यारे हो, सच में बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मम्मी से भी कह दीजिए, मम्मी आप कितनी अच्छी हो, थैंक यू सो मच मम्मा। ठीक है। तो ऐसी बातें कहते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमारे परम पिता परमेश्वर को
वो ईश्वर हो या अल्लाह हो, उसको भी धन्यवाद देते रहिएगा, उसका शुक्रिया अदा करते रहिएगा कि उसके कारण आज हम इतने अच्छे से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो नित्य प्रतिदिन इस तरह का यदि हम दिनचर्या में इस तरह के कार्यों को या बातों को शामिल करते हैं तो आप स्वयं में देखेंगे बेटा कि आपके मन में सकारात्मक विचारों का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको सारी बातें बताती हूं, ठीक है। तो ऐसा किया कीजिए। कभी कभी जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम गुस्से में तो सब कुछ कह देते हैं सामने वाले को, तो कभी कभी जब प्यार आता है या लाड़ दुलार आता है तब भी कह देना चाहिए ना, क्यों अपने मन में ही रखे रहते हैं। ओके। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शिशु अपने माता पिता से अत्यधिक प्रेम करता है। कहीं भी होगा, कभी भी होगा, चाहे बड़े ही क्यों ना हो जाए, हमें अपने माता पिता की याद हमेशा आती है। चाहे वे हमारे साथ हो चाहे ना हो, हमें ऐसा लगता है कि वे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। बचपन की दुनिया, आपकी दुनिया और इस पाठ की दुनिया। हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह भिन्न है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला अक्सर, क्योंकि पिता व्यस्त रहते हैं। मेरे पिता प्राय अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्राय वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं और वे आते ही खा पी कर फिर सो भी जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खिलों में इस तरह से रुचि नहीं ले पाते। नहीं लेते और नहीं ले पाते में बहुत अंतर है, क्योंकि उनके पास समय, अब क्योंकि वो आपके लिए ही तो करते हैं बेटा। हमारे माता पिता जो भी कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम थक नहीं सकते हैं। थक कर बैठ गए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। दिन प्रतिदिन लगातार हमें सिर्फ और सिर्फ करते जाना है, कार्य करते जाना है। यदि कभी आपके पिताजी को भोलानाथ के पिताजी की तरह समय ना मिले तो दुखी मत होइएगा, क्योंकि वे आपके लिए ही भाग दौड़ कर रहे हैं, है ना। तो जितना समय वे दे पा रहे हैं उतने समय का आनंद लीजिए। समझ आया बच्चों। वे हमें इस तरह से नहीं रहने देते जैसे भोलानाथ रहता था। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक है। मुझे बचपन में एप्पल सी फॉर कैट रटाई गई, हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया। 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक 90% अंक लेने के चक्कर में मैं अपनी मस्ती अपने ही पाँव के नीचे रोंदता चला गया। मुझे हो हुल्लड़ करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेल कूद कर सकूं, होगा। कभी भी देखिए, परिस्थितियां जो भी हो, हमें उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और साथ ही साथ किसी पर दोषारोपण तो बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, ये बात सत्य है, होता है बेटा ऐसा, ये बात सत्य है। लेकिन यदि हम इस बात को पकड़कर बैठ गए और निराश हो गए तो हमारे हाथ में जो आज का समय है वो भी हमसे निकल जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। सुना है आपने फणीश्वर नाथ रेणु का नाम? फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाएं क्या क्या थीं, आइए देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल पठनीय है, विद्यालय के पुस्तकालय से ले लीजिएगा, अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ नागार्जुन का उपन्यास बलचनमा आंचलिक उपलब्ध है, होने पर भी पढ़िए, क्योंकि इन उपन्यासों को पढ़कर आपको बाल जीवन संबंधी बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। समय मिलेगा तो अवश्य पढ़िएगा बेटा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अब 10th में है, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें, समय कहाँ मिलेगा। समय निकलता है निकालने से, ठीक है। 24 घंटे सबके पास होते हैं। 24 घंटे में कोई व्यक्ति इतना कार्य करके ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं और कोई हमेशा समय का रोना ही रोते रहते हैं। क्या करें, समय ही नहीं मिलता, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। समय सबके पास 24 घंटे, किसी के पास 28, 30, 32 या 44 नहीं है, 24 है। अब हमें ये मैनेज करना है। याद कीजिए,
पाठ हमने पढ़ा था ना बाल गोविंद भगत, किस तरह से एक 60 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति भी दिनचर्या को अपनाते थे और उस दिनचर्या में उन्होंने अपने अंतिम समय तक वो दिनचर्या नहीं छोड़ी थी। तो अपना एक अच्छे से नियमित रूप से एक दिनचर्या तैयार कर लीजिए। अब आप कहेंगे फिर खेलेंगे कब? अभी तो आप कह रही थी खेलना भी चाहिए, तो बेटा दिनचर्या में खेलों को भी शामिल कीजिए। ऑफ कोर्स हमें 1 से 2 घंटे खेलना है, ये नहीं वीडियो गेम नहीं, पता चला स्क्रीन पर ही लगे हैं, स्क्रीन पर बैठ रहे हैं, स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, बस हमें जाना ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकलिए, अपने मित्रों के साथ खेलिए, दौड़िए, कूदिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, है ना, सूर्य नमस्कार कीजिए। मैं आपसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं भी करती हूं नियमित रूप से। जब से मैं 6th से 12th हॉस्टल रही ना, तो वो आदत है, अभी भी करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। समय जितना भी हो निकालना पड़ेगा। हमारा हाथ पैर दिमाग कितना सारा काम करता है, तो हमें अपने शरीर के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो अपने लिए समय निकालिए और फिजिकली फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब मैं चलती हूं कि हम किस तरह से अपने वीडियोस जो हिंदी मीडियम संबंधी मैग्नेट ब्रेन्स पर दिए हैं उन पर कैसे जाया जा सकता है बिना किसी समय का, ऐसा कि कब जाए, कितना टाइम लग रहा है, कहां से ढूंढें। नहीं होना है परेशान। आपका इंटरनेट तो हमेशा ऑन ही रहता है, आपके हाथ में जो डिवाइस हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, जो भी, उस पर आप टाइप कीजिए। क्या करेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करेंगे आपको वहां पर नजर आ जाएगा अपनी स्क्रीन पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, या चाहिए आपको स्पोकन इंग्लिश संबंधी वीडियोस, प्रतियोगी परीक्षा संबंधी जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड है, उससे रिलेटेड वीडियोस संपूर्ण जानकारी के साथ, या चाहिए आपको यूपी बोर्ड संबंधी जानकारी। यस बेटा, सब कुछ मिलेगा ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स। यस ओके, आप चाहते हैं कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, विषय पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लिक कीजिए और आपको क्लिक करते ही आपके सामने आपके पसंदीदा विषय और साथ ही साथ आपके टीचर्स मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपके सामने नजर आ जाएंगे। क्या पढ़ना चाहते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, क्या पढ़ना चाहते हैं? गणित, अंग्रेजी, हिंदी या सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान, जो भी पढ़ना है उस पर आप बस क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं? पाठ का सार पढ़ना है, कविता पढ़ना है या कहानी पढ़ना है या जो भी, हिंदी पढ़ना चाहते हैं आप, हिंदी पर क्लिक कीजिए। हिंदी पर जब आपने क्लिक किया तो हिंदी से रिलेटेड, हिंदी से संबंधित आपके सामने आ जाएगी जानकारी, फुल कोर्स। जो भी आपका हिंदी का कोर्स है, एनसीईआरटी की बात कर रही हूं मैं, सब कुछ यहां पर अभी नजर आएगा। साथ ही साथ अदर बोर्ड्स भी शामिल होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि क्या जानना है आपको। क्या आपको कविता गद्य संबंधी कोई जानकारी चाहिए? नहीं, क्या जानना है? पाठ्यक्रम, सिलेबस। यस, सिलेबस पर आप जाइए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये पिक्चर, ये दृश्य आपके सामने आएगा और आप तुरंत देखेंगे कि अच्छा 10th में हमें 4 बुक्स पढ़नी है। अरे बेटा, आपको अकेले को 4 बुक्स नहीं पढ़नी है। जो अलग अलग स्कूल्स रहते हैं वो अलग अलग कोर्स लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। तो यदि आपके स्कूल में हिंदी क्लास 10th में कोर्स ए चलता है तो आपको 2 बुक्स पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें 2 होंगी। एक होगी क्षितिज जो कि मेन पाठ्य पुस्तक होगी, मुख्य पाठ्य पुस्तिका, और दूसरी होगी पूरक पाठ्य पुस्तिका जो कि कृतिका है। ठीक उसी तरह से जिस भी विद्यालय में, आपके विद्यालय में यदि कोर्स बी है उसमें भी 2 पुस्तकें होंगी। एक होगी स्पर्श, दूसरी होगी संचयन। तो इस वीडियो में आप चारों पुस्तकों का, कोर्स ए का भी और कोर्स बी का भी, संपूर्ण चैप्टर जितने भी पाठ दिए हैं, जितनी भी कविताएं दी हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपने ये वीडियो देख लिया फिर आई प्रॉमिस कि आपको कोई डाउट, कोई भ्रम नहीं रहेगा पाठ्यक्रम से संबंधित। ठीक है, और एक बात बता दूं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो आई नो, मुझे पता है कि आप हम पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए और हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, क्योंकि 6th to 12th एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लाया है 100% फ्री। यस बेटा, कोई चार्जेस नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं, और ना केवल आज, कभी नहीं लिया जाएगा आपसे। कभी नहीं कहा जाएगा कि बस 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 कभी आ गया अचानक से कि अब इतना आपको पैसा देना है तब आपको वीडियोस दिखेंगे। नो, नेवर।
नहीं, ठीक है। आपको हमेशा फ्री में वीडियोस प्राप्त होंगे, वो कि ना केवल हिंदी के, ना केवल आपके विषय से संबंधित, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित भी। तो बेटा, आई रिक्वेस्ट कि आप बस क्या करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे आप पर भरोसा है, इस भरोसे को हमेशा बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के, कौन से पाठ के, कृतिका के पाठ माता का आंचल के एनसीईआरटी जो है हमारे सॉल्यूशंस आज हमने किए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।